हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल मिस्टर कोसोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि जेनरिक का काम कैसे स्टार्ट किया जाए, जेनरिक होलसेल कैसे स्टार्ट किया जाए। बहुत सारी आप लोगों की क्वेरीज थी, तो मैं इस वीडियो में इन डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ जेनरिक होलसेल के बारे में। A to Z बिल्कुल स्क्रैच लेवल से आपको मैं हर एक चीज़ बताऊंगा कि कैसे हम जेनरिक होलसेल को स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम ग्रो कर सकते हैं, कैसे हम मेडिसिन को परचेज करेंगे और हम कैसे सेल करेंगे। एज वेल एज मैं आपके साथ कुछ ग्रोथ हैक्स भी शेयर करूंगा, राइट। तो बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो इट में भी थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो उसमें आप पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, जिससे आपको पूरी नॉलेज सही तरीके से मिल जाए। ठीक है फ्रेंड, देखिए जेनरिक के बिजनेस की बात करें तो सबसे पहले जेनरिक में मैं इसको स्कोप के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जेनरिक का स्कोप बहुत अच्छा है और आने वाले टाइम के अंदर ना और भी अच्छा स्कोप हो जाएगा। देखिए जेनरिक के ऊपर गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ना बहुत ध्यान दे रही है, अंडरस्टैंड। सेकंड ये है कि आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ता जाएगा ना, जैसे जैसे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जेनरिक का मार्केट ग्रो करता जाएगा। आज जेनरिक का मार्केट मतलब काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी जिस लेवल पे होना चाहिए उस लेवल पे नहीं है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि हमारे अंदर ना नॉलेज की बहुत ज़्यादा कमी है, या मैं बोलूँ कि इंडियन पॉपुलेशन के अंदर अभी नॉलेज की कमी है। और ये जो इंटरनेट है ना, ये नॉलेज को स्प्रेड करने का काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर जो कमिंग फ्यूचर है 5 ईयर या 10 ईयर के बाद, जेनरिक मार्केट ना बहुत ग्रो करके ऊपर जाने वाला है, राइट। तो अगर आप जेनरिक होलसेल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपका डिसीजन जो है बिल्कुल सही है। इसके अलावा ये तो मैं बोला फ्यूचर स्कोप की मैंने आपसे बात कर लिया, प्रेजेंट भी स्कोप अच्छा है। और प्रेजेंट टाइम में हम बात करते हैं और कहाँ कहाँ हम मेडिसिन को सेल कर सकते हैं, क्या क्या हम जेनरिक शॉप ओपन करके कर सकते हैं। देखिए जेनरिक शॉप अगर आपको ओपन करना चाहिए तो वैसे सिटी के अंदर ओपन करना चाहिए, घर से चलने वाला, मतलब होलसेल तो देखो घर से चल सकता है, बट जेनरिक मेडिसिन का शॉप बेटर यही है कि आप जो है सिटी के अंदर ओपन करिए। इससे क्या होगा, आप काउंटर सेल बहुत ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि जो जेनरिक है ना, जब हम टैबलेट कैप्सूल सिरप की बात करते हैं ब्रांडेड साइड में या एथिकल साइड में, तो वहाँ पे क्या होता है, जो बिजनेस जनरेट होता है वो किसी मेडिकल रैप के थ्रू जनरेट होता है। कंपनी जिसके लिए काम करती है, फील्ड में मेडिकल रैप है, फील्ड फोर्स लगा हुआ है जो बिजनेस को जनरेट करता है, और उस बिजनेस जो जनरेशन होता है उसको जो चैनल पार्टनर्स होते हैं, जो होलसेलर्स होते हैं, सप्लाई कर देते हैं, जिसके थ्रू बिजनेस हो जाता है। बट जेनरिक के अंदर ऐसा नहीं है। जेनरिक में क्योंकि होलसेलर काम, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव काम नहीं, मेडिकल रैप होते हैं, बट उतना इफेक्टिवली जितना ब्रांडेड में या एथिकल में काम करते हैं उतना इफेक्टिवली यहाँ पे नहीं काम करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर आप जेनरिक शॉप ओपन कर रहे हैं तो जो सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो टोटली आपकी हो जाती है। जिसने ओपन किया है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, तो उसको पूरा दिमाग लगाना है, अपना माइंड यूज करना है, कहाँ कहाँ सेल करना है, कैसे सेल करना है। बिकॉज जब दैट रीजन ना आपका अगर सिटी के अंदर रहेगा तो बहुत सारा आप काउंटर सेल भी कर पाएंगे, राइट। इसके अलावा हम सेल कहाँ कहाँ पे करते हैं, देखिए जितने भी आपके मेडिकल स्टोर है सभी पे जेनरिक मेडिसिन सेल होती है। ज़्यादातर उन मेडिकल स्टोर पे ज़्यादा सेल होता है, या फार्मेसीज के अंदर ज़्यादा सेल होता है जो थोड़े से विलेज एरिया में रहते हैं, जो स्मॉल टाउन में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जेनरिक मेडिसिन को पुश करना पड़ता है। तो जो केमिस्ट होता है खुद ही पुश करके बेच देता है मेडिसिन को, राइट। तो इसलिए क्या होता है कि उन सभी एरिया में बहुत अच्छे से जेनरिक मेडिसिन सेल होता है, फर्स्ट। सेकंड, आजकल जो जेनरिक स्टोर खुल गए हैं, जैसे जेनरिक आधार आ गया है, इसके अलावा और भी जो जेनरिक शॉप, मतलब अभी जन औषधि जैसे आ गया, लेकिन इन सब जगह पे क्या है, जगहों पे ना बाहर से मेडिसिन परचेज करना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह लोग परचेज करके बेचते हैं, क्योंकि इनका बैकएंड पे सप्लाई बहुत अच्छा नहीं है। इसीलिए जेनरिक जो जन औषधि आया था वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, ठीक है। सप्लाई का सबसे ज़्यादा इशू रहा जन औषधि केंद्र के अंदर, राइट। फिलहाल हम भी उस पर नहीं जाएंगे, वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो आप इन सभी मेडिकल स्टोर्स पे, स्पेशली जो स्मॉल टाउन के मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे आपका सेल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा और आप कहाँ पे सेल कर सकते हैं, इसके अलावा आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को सेल कर सकते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स हो गए, ये लोग भी जेनरिक मेडिसिन को परचेज करते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सप्लाई जाती है, वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मतलब बहुत सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं जो कि ओनली ना जेनरिक को ही यूज करते हैं। वो एथिकल मतलब बहुत ही कम, उनका अलाउड ही नहीं होता कि एथिकल को मेडिसिन को यूज करो या ब्रांडेड मेडिसिन को यूज करो, राइट। तो ऐसे ट्रस्ट को जो है आपको ना बिल्कुल पकड़ के रखना चाहिए और वहाँ पे मेडिसिन सप्लाई करना चाहिए। तो ये तो इसके अलावा भी बहुत सारी स्कोप है। आप नियर बाई में अपने एरिया में देखेंगे तो आपको बहुत सारे स्कोप फ्रेंड पता चलेंगे, बट ये कुछ स्कोप थे मोटे मोटे जहाँ पे आपको बड़ा सेल आएगा, राइट। तो ये हो गया स्कोप।
अब दूसरी बात आती है कि मुझे अगर होलसेल का ओपन करना है तो मुझे चाहिए शॉप। देखिए होलसेल का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड आपको 150 स्क्वायर फीट का स्पेस एरिया चाहिए होता है होलसेल का बिजनेस करने के लिए, ठीक है। और होलसेल का लाइसेंस लेने के लिए जो क्राइटेरिया है, कुछ एक सिटी ऐसी है जहां पे आपका फार्मासिस्ट होना कंपलसरी है फॉर दी 1 ईयर, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे इन्होंने लाइफ टाइम के लिए किया है। मोस्ट ऑफ द इंडिया के स्टेट के अंदर अगर आपको होलसेल का लाइसेंस लेना है तो इसके लिए आपका सिर्फ और सिर्फ इंटर पास होना ज़रूरी है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस, एंड अगर आप ग्रेजुएट हैं देन आपको 1 ईयर का होलसेल मेडिसिन शॉप के अंदर वर्क करने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, तो आप लाइसेंस बनाने के लिए एलिजिबल है, राइट। लाइसेंस कौन कौन से बनाए जाएंगे? 3 लाइसेंस आपको स्पेशली बनाने पड़ेंगे। वन इज द ड्रग लाइसेंस, सेकंड इज द जीएसटी एंड थर्ड इज द फूड लाइसेंस। 3 लाइसेंस आपको बनाने पड़ेंगे, ओके। अब ये लाइसेंस को बनाने के लिए मैंने एलिजिबिलिटी तो आपको बता दिया। अब और कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होंगे जब आप लाइसेंस बनाने जाएंगे, उसको भी 1 बाय 1 मैं आपको देख लेता हूं, प्लस हम आपको खर्चा भी बताते जाएंगे कितना कितना खर्चा किस जगह आएगा, ठीक है। तो मेन डॉक्यूमेंट्स होता है जब आप होलसेल ओपन करने जाते हैं फ्रेंड, वो होता है आपका जो स्पेस है वो आपका रेंटेड है या खुद का है। अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, और खुद का अगर है तो उसका ओन सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा, पहला। सेकंड आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। थर्ड आपके शॉप का जो है एक ब्लूप्रिंट लगेगा, एरिया का लेआउट का एक ब्लूप्रिंट लगेगा। चौथा आपका एक एफिडेविट बनता है कि आप ये काम करने जा रहे हैं। पांचवा आपको बैंक के लिए एक चालान बनाना पड़ता है जिसमें आप बैंक में जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल फी है उसको ले जाके आप एसबीआई में या किसी और मतलब बैंक के अंदर जहां भी बैंक अकाउंट रहता है वो आपको डीआई ऑफिस से पता चल जाएगा कौन से बैंक के अंदर कौन से अकाउंट में कितना अमाउंट डालना है, ठीक है। ज़्यादातर जनरली ये 3500-3600 रुपये होते हैं अगर रिसेंट में कोई बढ़ा नहीं होगा तो, राइट। तो ये आपको चालान बना के तहसील से, और ये पैसा आपको बैंक अकाउंट में जमा कर देना है, वहां से एक स्लिप मिल जाएगी। ये स्लिप अपना आधार कार्ड, अपनी आईडी, इलेक्ट्रिसिटी की कॉपी, और इसके अलावा आपको होलसेल लाइसेंस लेने के लिए फ्रेंड आपको जरूरत होता है एक फ्रिज की, एंड एक आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, उसका भी बिल आपको लगेगा, राइट। तो ये जितने भी पेपर मैंने आपको बताए, मीन्स ब्लूप्रिंट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट, आपकी आईडी, आपका फोटो, आपका रेंट एग्रीमेंट, आपकी जो फीस डिपॉजिट किया है उसकी कॉपी, ये सारी चीज़ें आप एक फाइल के अंदर पाइल अप कर दीजिए, पिन अप कर दीजिए, और फाइल के ऊपर जिस नाम से आप अपना फर्म ओपन करना चाहते हैं वो नाम लिख दीजिए, ठीक है। जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स है इसके अंदर लगा दीजिए। अब जो है ये डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कोई इट में भी मेरे पास से कोई दिमाग में तुरंत, क्योंकि मैं कोई लिख के वीडियो बना नहीं रहा, तो हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो गया हो, राइट। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, जब आपको होलसेल बनाना है लाइसेंस, आप डीआई ऑफिस चले जाइए। डीआई ऑफिस से आपको A4 साइज पे ना प्रिंट होके एक पेपर मिल जाता है। उस पेपर के ऊपर क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे जैसे वहां लिखा होता है वैसे 1-1 टिक मार्क करते चले जाइए। 2 से 3 दिन लगेगा आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में, ठीक है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं होता जो आपको परेशानी में डाले, ठीक है। तो कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं होता, बस 2-3 दिन के अंदर सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बन जाएंगे। बस वो पेपर के लेके आइए, उसी के अकॉर्डिंग पूरी फाइल के अंदर पूरा अपना एक फाइल अपने फर्म के नेम का प्रिपेयर कर लीजिए। अब डीआई ऑफिस में जो डीएल बनता है वो 2 तरीके से बनता है। एक तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कई बार थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, डीआई कमियां निकाल देता है, और बहुत सारा जैसे इंडिया के अंदर अपने जुगाड़ सिस्टम है, तो अगर डीआई के अंदर कोई जुगाड़ मिल जाता है तो वहाँ से बना सकते हैं। डायरेक्ट बनाने में थोड़ा टाइम ले लेता है। अदरवाइज कोई मिडिल मैन अगर आप चूज कर लेते हैं, ज़्यादातर जैसे होलसेलर्स होते हैं तो इनके यहाँ डीआई आता जाता रहता है, डीआई ऑफिस के लोग आते जाते रहते हैं, इनसे लिंकअप होता है, राइट। तो वहाँ से किसी भी व्यक्ति को पकड़ लेंगे, किसी भी पर्सन को, किसी भी होलसेलर को, तो वहाँ से आप कनेक्ट होके उसके थ्रू भी बना सकते हैं लाइसेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको सर्टिफिकेट बताया कि 1 ईयर का या 3 ईयर का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो कहाँ से मिलेगा? देखिए ये भी जुगाड़ है, बस आप किसी भी होलसेलर से रिक्वेस्ट कर लीजिए, उससे मिल जाएगा आपको। अब अगर होता ऐसा है कि कई बार क्या होता है कि होलसेलर देने को मना कर देता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो इसमें मैं बोलूँगा आपके रिलेशन और आपके जुगाड़ से ये बनेगा और बन जाता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। अब बहुत ही प्रॉब्लम हो गई तो कुछ और, अब यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन इतना बोल सकता हूँ, एक वर्ड जुगाड़ से सारा काम
हो जाता है, ठीक है। वो आप किसी स्टॉकिस्ट से चाहिए तो मतलब चाहेंगे तो बनवा लेंगे, या फिर आपने काम किया हुआ तो उसका एक्सपीरियंस आप पर लगा दीजिए। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स बना के किसी मिडमैन के थ्रू या फिर डायरेक्ट आप जाके DI ऑफिस में जमा कर दीजिए। जनरली जो टाइम लगता है वो 1 वीक टू 15 डेज के अंदर आपका DL आपको बन के मिल जाएगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसके अंदर गड़बड़ है, थोड़ा फॉलोअप ले लीजिए। जनरली इतने टाइम के अंदर बन जाता है, तो आपको 15 दिन के अंदर DL बन के मिल जाएगा। अब DL जो बन के मिलेगा, इसमें इसके साथ आपको फिर GST अप्लाई करना होगा, राइट। GST अप्लाई करने के लिए आपको सिंपली किसी अपने लॉयर से कांटेक्ट करिए। लॉयर क्या करेगा, विद इन 2 डे और 3 डे के अंदर आपको GST बना के दे देगा। तीसरा होता है आपका फूड सप्लीमेंट। GST एंड फूड सप्लीमेंट ये चाहें तो आप खुद से भी बना सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसा खर्चा किए हुए। अगर आपको इंटरनेट की ना थोड़ी सी भी समझ है तो इजीली हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खैर वकील के थ्रू बनवा लेंगे तो आपका जल्दी से काम हो जाएगा, आपको हेडेक नहीं लेना पड़ेगा। खैर वैसे बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ के थ्रू आप जो है अपना लाइसेंसिंग वाला पार्ट जो है फिनिश कर दीजिए। अब आपका लाइसेंस बन गया, आपकी शॉप रेडी हो गई, शॉप के अंदर आपका फ्रिज हो गया, आपका कंप्यूटर हो गया। इसके अलावा शॉप के अंदर आपको 2-3 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है। जैसे पहले तो आपको पूरा सामान गुड्स रखने के लिए आपको रैक की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप फर्नीचर बनवा लीजिए। देखिए फर्नीचर, आपका कंप्यूटर, आपका फ्रिज, लाइसेंसिंग, ये सब मिला के लगभग मैं बोलूँ अगर लाइसेंसिंग का जो खर्चा आता है वो 30,000 टू 50,000 1 लाख रुपीज़, कई स्टेट के अंदर 1 लाख से ऊपर भी कॉस्ट कर जाता है। जो एक्चुअल कॉस्ट है ना वो ओनली 5,000 रुपीज़ है एक्चुअली, बट आपकी जुगाड़ के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ कैसे बन जाता है। सभी स्टेट के, सभी सिटी के, यूपी के अंदर भी मैं बात करूँगा तो हो सकता है मैं इलाहाबाद में रहता हूँ, यहाँ 30-40 हज़ार में बन जाएगा। अगर मैं यहीं से बरेली चला जाता हूँ तो वहाँ तो 1 लाख 1.5 लाख, कई बार तो 2-2 लाख रुपए लग जाते हैं, तब भी लोगों को नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अपना इंडियन सिस्टम ऐसा ही, क्या बोले यहाँ पे। तो जिसके अब ये मत पूछिए कहाँ मेरे स्टेट में कितने का बनेगा, आप जाके DI ऑफिस में पता कर लीजिए, वहाँ अगल बगल लोगों से पता कर लीजिए और आपको एग्जैक्टली सिस्टम पता चल जाएगा कितना खर्चा आने वाला है, ठीक है। उसको मिनिमम से मिनिमम ही रखिए। एज यूजुअल मैंने देखा है 30 to 50,000 के बीच में लगभग सब जगह बन जाता है। कुछ ही जगह ऐसा है जहां इससे ज़्यादा लगता है। मैं ऑन एवरेज बात करूं तो इतने में काम हो जाता है लगभग, ठीक है। तो अगर आपका 30,000 रुपीज़ या 50,000 रुपीज़ स्पेंड हो गया है लाइसेंस बनाने में, तो फर्नीचर मान के चलिए आपको कम से कम नहीं तो 1.5 लाख रुपए आपका फर्नीचर का, तो 2 लाख रुपए हो गए। और कंप्यूटर ये सब मिला के इधर उधर छोटे मोटे खर्चे, आप टेबल हो गया, चेयर हो गया, छोटी छोटी और खर्चे मिला के, स्टेशनरी का मिला के 2.5 लाख रुपए फ्रेंड ये मान के चलिए 2.5 to 3 लाख रुपीज़ की आपके फर्नीचर एंड पूरा शॉप के सेटअप में खर्च होने वाला है, ठीक है। 2.5 to 3 लाख रुपीज़ के समथिंग अराउंड आपका ये पूरा सेटअप होने में चला जाएगा। अब इसके बाद आपको फंड चाहिए किसके लिए, मेडिसिन परचेज करने के लिए। अब अगर आप जेनरिक का काम करना चाहते हैं तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन को हम परचेज करेंगे और कहाँ से हमको मिलेगा और किस कंपनी की मेडिसिन खरीदनी चाहिए और कितना खरीदना चाहिए, इसको हम बात करते हैं 1 by 1 करके, ठीक है। देखिए शुरू में पहले तो मैं आपको यहाँ पे कुछ मेडिसिन कंपनी के नाम बताता हूँ, तो मैंने नोट भी कर रखे हैं ताकि मैं भूलूँ नहीं, कहाँ गया। मैं अपने पास मैंने ना कुछ टॉप कंपनीज के नाम लिख लिए हैं ताकि आपको फटाफट मैं बता दूं, आप इनको नोट कर लीजिए। ये टॉप कंपनीज है और इनकी मेडिसिन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सेल होती हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे पहला नाम आता है ना वो है सिप्ला का, एक्चुअली सबसे ज़्यादा सेल होने वाला ब्रांड है सिप्ला। तो इतना सेल करता है जेनरिक में मैं क्या बताऊँ, ठीक है। सबसे नंबर 1 पे है सेल के मामले में अगर जेनरिक में इनकी मतलब इतने ब्रांडिंग है। जैसे बीटाडीन का कंपटीटर आता है आपका सिप्लाडीन, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ब्रांडेड है या एथी, मतलब सिप्ला के कई ऐसी ब्रांड हैं जिसको आप यूज भी करते होंगे ना, आपको लगता होगा ये ब्रांडेड है या एथिकल है, लेकिन एक्चुअली वो जेनरिक है। बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है। ओमनीजल भी ऐसे ही है, वो भी जेनरिक ही है, लेकिन आप सोचते होंगे ब्रांडेड है। इसके बाद आता है एल्केम का। एल्केम के भी जेनरिक काफ़ी अच्छे होते हैं और मार्केट के अंदर इनका रेपुटेशन काफ़ी अच्छा है। इसके बाद इनका यहीं बगल की कंपनी है अरिस्टो, उसका भी बहुत अच्छा है। इसके बाद इन्हीं की कंपनी है मेप्रा। ये तीनों कंपनियां जो एक ही जगह की है और तीनों की सेल बहुत अच्छी है। इसके बाद ओकार्ड का भी सेल काफ़ी अच्छा है। एलेम्बिक का आप सामान ले सकते हैं। और जो इस समय पूरे मार्केट को तहस नहस कर दिया है ना, जबरदस्त सेल कर रही कंपनी, उसका नाम है ली फोर्ड
जैसे मैनकाइंड ने पूरे सिनेरियो को ही चेंज कर दिया ना, मार्केटिंग की डेफिनेशन को ही चेंज कर दिया ना आके फार्मा मार्केटिंग के अंदर, वैसे ही ली फोर्ड ने क्या किया है, जेनरिक मार्केट के अंदर, जेनरिक मेडिसिन जो मार्केट है उसको पूरा करना कैप्चर किया जबरदस्त तरीके से। सिप्ला के बाद अगर किसी का नंबर आता है ना, मैंने बताया नहीं स्टार्टिंग में, सिप्ला के बाद अगर किसी कंपनी का नाम आता है ना, वो ली फोर्ड है। जबरदस्त मार्केटिंग है। मैं ज़्यादा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बता दूं कि ली फोर्ड जो है उसके जो मेडिकल रैप है ना, छोटे छोटे डॉक्टर और केमिस्ट को बहुत विजिट करते हैं, और बाकी कंपनियों के जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं यही काम नहीं करते, बिकॉज ऑफ दैट रीजन ली फोर्ड ने बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत अच्छा मार्केट कैप्चर किया हुआ है और बहुत अच्छी सेल करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ली फोर्ड का सामान ले लीजिए, इनकी कॉस्मेटिक भी आती है एज वेल एज जेनरिक के अंदर जबरदस्त तरीके से ये लोग लीड करते हैं। इसके अलावा इंटास का भी काफी अच्छा रेपुटेशन है, जाइडस का बहुत अच्छा रेपुटेशन है, एल्डर है बहुत अच्छी है। तो ये मैंने 10 कंपनीज के नाम, मतलब ग्लेनमार्क एक छूट गया था, ग्लेनमार्क मैंने आपको बता दिया। तो ये 10 कंपनीज फ्रेंड ऐसे हैं जिनका मार्केट के अंदर बहुत अच्छा रेपुटेशन है, और एथिकल में भी एक ली फोर्ड को मैं छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी कंपनी मैंने आपको जेनरिक के अंदर बताया, ये सब कंपनियां क्योंकि एथिकल में बहुत ज़्यादा नाम इनका है, तो जो भी कस्टमर लेता है एक्चुअली पेशेंट, तो उसको इन कंपनी के ऊपर बहुत जगह, क्योंकि जो कस्टमर लेता है उसको क्या मालूम जेनरिक है, या क्योंकि केमिस्ट तो ऐसे ही पूछ करके बेच देता है उसको, राइट, वो तो बताता नहीं है कि हाँ जेनरिक का है या कैसा है। तो ऐसे में क्या होता है, एक अच्छी कंपनी की मेडिसिन होने की वजह से ना सेल करने में काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प मिल जाती है, या फिर मैं बोलूँ कि मेडिकल स्टोर को गुड्स को पुश करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाता है, राइट। तो ये जो 10 कंपनीज मैंने बताया ना, इन कंपनी का माल आंख बंद करके, कैसे आंख बंद करके ले लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा ले लीजिए और आप इसके साथ काम शुरू करिए। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन निकल के आता है कि सर मैं ये माल लूँगा कैसे। देखिए, आप अभी नए नए स्टॉकिस्ट हैं मार्केट में, आपका बहुत ज़्यादा रेपुटेशन नहीं है फ्रेंड, तो ली फोर्ड या फिर एल्डर या वो ओकार्ड, ये 2-3 कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको जल्दी से मिल जाएंगे। एल्केम भी मिल जाएगा थोड़ा मेहनत करेंगे तो, बट सिप्ला या अरिस्टो एंड एलेम्बिक, इन लोग का जेनरिक जो है ना इतनी आसानी से नहीं मिलेगा आपको डायरेक्ट में। तो तब तक के लिए, जब तक आपका मार्केट में रेपुटेशन डेवलप नहीं होता है ना, इनका सेमी में ले लीजिए, जो इनके ऑथोराइज डीलर है उनसे आप सेमी में माल ले लीजिए इन कंपनियों के। उसके बाद आप इनके मेडिकल रैप के कांटेक्ट में बने रहिए, अंडरस्टैंड, मेडिकल रैप के कांटेक्ट में बने रहिए। 1 साल 2 साल काम करिए, फिर ये कंपनियां आपके पास धीरे धीरे आ जाएंगी। जैसे जैसे आपका बजट बढ़ता जाएगा, मार्केट के अंदर पकड़ बनती जाएगी। अगर मार्केट के अंदर आपने अच्छा काम किया ना, अच्छा सेल किया, सेल देखो आपके हाथ में, जितना ज़्यादा आपके पैर चलेंगे, जितना ज़्यादा फील्ड के अंदर आप दौड़ेंगे ना, उतना ज़्यादा सेल होंगे। मीन्स पूरा जो सेलिंग सिस्टम है ना यहाँ पे पूरा पुशिंग का, जितना ज़्यादा आप मार्केट में दौड़ भाग करके पुश कर पाएंगे सेल को, उतना ज़्यादा सेल कर पाएंगे। और वही मैसेज भेज देता है सिप्ला कंपनी के एमआर के पास, ओकार्ड के एमआर के पास, एल्केम के एमआर के पास। वो अपने आप ही आपके पास आएगा, स्टॉकिस्ट बना देगा। नहीं तो आप अप्रोच करेंगे तो आपका मार्केट रिव्यू काफ़ी अच्छा रहेगा, तो आप ऑथराइज डीलर बन जाएंगे किसी भी कंपनी के। और कोई भी तरीका नहीं है, मैं आपको बता दूं, जिसके थ्रू आप ऑथराइज डीलर, कोई अगर बोलता है कि नहीं ऐसे बन जाएंगे वैसे बन जाएंगे, सब फ्रॉड है। फ्रॉड के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा। आप इसी तरीके से ऑथराइज डीलर बन सकते हैं। आप मार्केट के अंदर अच्छा काम करिए, धीरे धीरे ग्रो करिए, और मेडिकल रैप के साथ कनेक्टेड रहिए। ठीक है, मेडिकल रैप का नंबर लीजिए, बार बार उससे बात करिए। लोगों जितनी अच्छी कंपनी में, टॉप 10 कंपनीज के मैंने आपको नाम बताए, इन सभी कंपनियों के मेडिकल रैप के टच में रहेंगे। ज़्यादा नहीं, 3-4 साल या 5 साल के अंदर इन कंपनियों का डायरेक्ट ऑथराइजेशन आपके पास आ जाएगा। बस जल्दबाजी मत करिए, मेहनत के साथ काम करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब इन कंपनियों के जब माल आप खरीदेंगे फ्रेंड, चाहे आप जब आप अथॉराइज डीलरशिप लेंगे तो ये लोग तो आपको माल ज़्यादा ही देंगे। ठीक है, ये 3-4 लाख का माल एक बार में देते हैं, मानते नहीं, क्योंकि उनको भी टारगेट पूरा करना होता है। तो इसलिए आपको उतना माल तो लेना पड़ेगा एक बार में। अब उसके पहले आपको इतना स्पेस क्रिएट कर लेना है कि अगर मुझे 3 लाख रुपीज़ का जेनरिक माल एक साथ लेना पड़ जाए तो मैं उसको लिक्विडेट कर पाऊंगा। 3 लाख रुपीज़ या 5 लाख रुपीज़ का मुझे माल लेना पड़ जाए तो मैं उसको लिक्विडेट कर ले जाऊंगा। इतना स्पेस अपने पास मार्केट के अंदर, इतना रेपुटेशन डेवलप कर लीजिएगा। ठीक है, शुरू में जब तक इनका डायरेक्ट नहीं मिलता तब कैसे काम करना है, तब बहुत सिंपल है। तब बिल्कुल भी ज़्यादा माल नहीं लेना है, क्योंकि कौन सा माल आपके पास से ज़्यादा बिक जाएगा, कौन सी मेडिसिन आपके पास से ज़्यादा बिक जाएगी, इसका कुछ भी अभी आपको पता नहीं है। तो इसलिए शुरू में क्या करना है, 2-2 डब्बे, 3-3 डब्बे, 5-5 डब्बे सभी के लेना है। जैसे सिप्ला का लेना है तो आप 50,000 का माल या 1 लाख का सिप्ला का माल ले सकते हैं एक बार में, क्योंकि सिप्ला का माल बहुत बिकता है, राइट। तो पूरी वैरायटी आप ले लीजिए। अब मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी लेने की कोशिश करिए। और उसके बाद ना मार्केट में देखिए जो ज़्यादा बिक रहा है, ओमनी जेल ज़्यादा बिक रहा है, सिप्लाडीन ज़्यादा बिक रहा है, और बहुत सारे आते हैं,
डिक्लोफिनेक बहुत ज़्यादा बिक रहा है, एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा बिक रहा है। तो जितने भी ज़्यादा बिकने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग जैसे मूवमेंट होता रहेगा वैसे वैसे आप माल खरीदते रहिए। सेम ऐसे अरिस्टो के साथ में है, जब आप जेनरिक का सामान लेंगे तो जेनरिक का इंजेक्शन भी लीजिए, जेनरिक का टैबलेट भी लीजिए, मतलब जेनरिक की पूरी वैरायटी ले लीजिए। जेनरिक में सब कुछ आता है, ठीक है, इंजेक्शन भी आता है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, ऑइंटमेंट सब कुछ आता है, पेस्ट, जेल सब आता है। तो पूरी वैरायटी ले लीजिए और हॉस्पिटल्स भी कवर करिए एज वेल, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, जो इसको वो सब जगह आप कवर करिए, आपकी मेडिसिन सेल होगी। जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका मेडिसिन सेल होता है। चलिए, ये तो मैंने आपको बता दिया लाइसेंसिंग मेडिसिन। इसके बाद बजटिंग, कितना पैसा खर्च आएगा, कितने बजट के साथ हम होलसेल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया 3 लाख रुपीज़ तो लगभग आपको दुकान ही ओपन करने में लग जाएगा। इसके बाद कम से कम नहीं तो 5 to 10 लाख रुपीज़ का और बजट मान के चलिए, जिसमें आप स्टार्टिंग, भाई अगर 10 कंपनी में से मैं समझता हूँ कि 5 कंपनी का भी माल लेंगे, जिसमें सिप्ला है, लीफोर्ड है, अरिस्टो है, एलके में, इनका माल तो आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। इनका माल भी लेंगे तो 50-50 हज़ार का भी माल के चलिए, 5 कंपनी का लेंगे तो 50,000 का माल तो आपको एक बार में ही लेना पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपको सिप्ला एंड लीफोर्ड 2 कंपनी को छोड़ के बाकी कंपनियों का माल 15,000 या 20,000 से ऊपर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कौन सा माल बिकेगा, कौन सी मेडिसिन सेल होगी। तो 10 से लेके 15,000 में बोलूँगा बहुत ज़्यादा है। 10 से 15 जनरिक सस्ता आता है, 10,000 में बहुत सारी मेडिसिन मिल जाएंगी, अंडरस्टैंड। तो अल्केम, अरिस्टो, इन सब का माल जो लेना है आपको 10 से 15,000, एल्डर, ओकार्ड, इन सब का 10,000, 10 कंपनियों का माल, सिर्फ 2 कंपनी को छोड़ के सिप्ला एज वेल एज लीफोर्ड, इनका माल आप 50,000 का स्टार्टिंग में ले लेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी की 8 कंपनियों का माल सिर्फ 10-10 हज़ार रुपए का माल लेके अपने पास रख लीजिए, वैरायटी मेंटेन करने के लिए। जिस कंपनी का जितना माल बिकता रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिर परचेज करके लेके आइएगा। बैकेंड में आप 5-7 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रखिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट में जाएगा थोड़ा पैसा आपका मार्केट के अंदर फंसेगा, राइट। तो बैकेंड में अपने पास पैसा बना कर रखिए। तो ये हो गया आपका बजटिंग। इससे ज़्यादा परचेज मत करिएगा शुरू में, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट की बात करते हैं। अब आप सेल करेंगे इतना तो प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, जो कि जेनरिक के अंदर ना कोई भी रेट ओपन नहीं है फ्रेंड, अंडरस्टैंड। कोई भी रेट फिक्स नहीं है, ये चीज़ इतनी मिलती है, ये चीज़ उतनी मिलती है। जैसे टैबलेट, कैप्सूल में, एथिकल में, ब्रांडेड में क्या होता है, ये सब कंपनी फिक्स करके बोलती है आपको इतने नहीं इतने पे बेचना है। बट जेनरिक मेडिसिन के अंदर ऐसा नहीं। जेनरिक मेडिसिन आपकी चॉइस है, जितने में बेचना चाहे इतने में आप बेच सकते हैं। अभी कोई रेगुलर कस्टमर है तो उसको ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे। कोई कस्टमर कभी कभी आया है, उसको जेनरिक के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो उसको अपने हिसाब से डील कर लेंगे। मीन्स यहाँ पे ना जो मार्जिन है वैसे होलसेलर का मार्जिन 10% होता है, बट इस मेडिसिन के अंदर मीन जेनरिक के अंदर 10 to 30% आपका रेंज करता है मार्जिन सिस्टम। ये डिपेंड करता है कि आपके जो कस्टमर है ना उनके साथ रिलेशन कैसा, कितने में आप सेल कर देते हैं, कितना, कैसे, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में आपने क्या रेट दिए हुए हैं। मतलब ये है कि मैं गिरे हाल में भी बोलूँ तो आप 10% मार्जिन यहाँ पे बचा सकते हैं बहुत ही प्यार से, जबकि ब्रांडेड आइटम में इतना बचाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 10% का मार्जिन आप सेव कर पाएंगे, लेकिन यस, यहाँ पे सेव करने के लिए आपको मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। ब्रांडेड आइटम में थोड़ा मेडिकल रैप सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका मार्जिन सिस्टम। अब यहाँ पे आता है सर महीने के कितना पैसा अर्न कर सकते हैं अगर हम जेनरिक का स्टार्ट करते हैं। तो ये भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसका यार आंसर देना ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हो जिसका रिप्लाई कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये खुद बोलिए आप कि मैं कैसे बता सकता हूं कि आपका मंथ का कितना इनकम हो जाएगा। ये टोटली फ्रेंड आपके ना सेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो जितना सेल आप करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट होगा। मैंने प्रॉफिटेबिलिटी बता दिया। अगर आप मंथ का 1 लाख का सेल करते हैं तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 10 लाख का सेल करते हैं तो 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। 1 करोड़ का सेल कर लेते हैं तो आपका 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। जितना ज़्यादा आप सेल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, राइट। और जो जेनरिक में कौन कौन सी मेडिसिन रखनी चाहिए ये भी हमें जानना चाहिए, ठीक है। कुछ मोटे मोटे मेडिसिन को मैं आपको बता दे रहा हूँ जिसको आपको रखना चाहिए, बाकी जैसे मार्केट में डिमांड है उसको आप रख सकते हैं, ठीक है। एक तो देखिए डिक्लोफिनेक जो पेन किलर की कैटेगरी में आता है। पेन किलर की कैटेगरी में बहुत सारी मेडिसिन आती है। डिक्लोफिनेक भी आता है, आइबुप्रोफेन भी आता है, न्यूमोसाइड भी आता है, एसिक्लोफिनेक भी आता है, ट्रेमाडोल भी आता है, ठीक है। जितने पेन किलर है इनकी वैरायटी अपने पास मेंटेन करके रखिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा जेनरिक में सेल होता है। दूसरा कैटेगरी है जेनरिक के अंदर सेल होने वाला, वो है आपका एंटासिड, रविपराजोल, पेंटियाप्रोजोल, ओमेप्राजोल, प्लस इनके साथ डोमपेरिडोन, लियोसल्फाइड, ये जो कॉम्बिनेशन आते हैं। मैंने एंटासिड वाली जो कैटेगरी होती है ये कैप्सूल वाले, एज वेल एज जो कि डाइजीन के जो कंपटीटर्स आते हैं उसको वाले, मतलब लिक्विड जो चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल वाले जो प्रिपरेशन आते हैं, ठीक है। जैसे डाइजीन अपना आता है, डाइजीन टाइप का, इनो टाइप का प्रिपरेशन जेनरिक के अंदर भी आता है। जैसे आपने इनो देखा वैसे जेनरिक में भी आता है। इसकी भी बहुत अच्छी सेल होती है, इसको मेंटेन करके रखिए, ठीक है। दूसरा कैटेगरी हो गया आपको एंटासिड में बोलूंगा, पूरे ग्रुप को, पूरा ग्रुप एंटासिड हो गया। तीसरा कैटेगरी है यहाँ पे जो पेस्ट आते हैं, ठीक है। पेस्ट कौन से?
पेस्ट, जेल, मलहम या भी बोलो या ऑइंटमेंट बोलो, जितने मतलब एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल जितने भी होते हैं, ये बहुत अच्छे सेल होते हैं जनरिक के अंदर। 6 रुपये की ट्यूब आती है, 25 रुपये का बिक जाता है बहुत आराम से, ठीक है। 5-6 रुपये का ट्यूब आता है, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो 7-8 रुपये का आता है और 100-100 रुपये का बिकता है। ये हाल है, MRP उस पर इतना ज़्यादा हायर साइड में प्रिंट होता है। ये मैं ऑइंटमेंट की बात कर रहा हूँ, या पेस्ट की बात कर रहा हूँ, या मैं जेल की बात कर रहा हूँ। अब जेल में बहुत सारी कैटेगरी है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, चोट दर्द लग जाता है, मूव टाइप का जो भी आता है उस टाइप का, मतलब जेल लगाने वाला है, ओरल जो स्किन पे लगाने वाले जितनी भी प्रिपरेशन आते हैं सारी कैटेगरी उसको रख लीजिए। इसके बाद जो सेल होता है जेनरिक के अंदर वो होते हैं एंटीबायोटिक। सिफिक्जिम हो गया, सेपोडोक्जिम हो गया, एमॉक्सिक्लेब हो गया, एजिथ्रोमाइसिन हो गया, एजिथ्रोमाइसिन प्लस सिफिक्जिम, ये कॉम्बिनेशन वाले जितने हो जाते हैं, क्लेवोनोलिक एसिड के साथ सेपोरोक्जिम, और भी जितने भी ये एंटीबायोटिक वाले कैटेगरी होते हैं, ये मेडिसिन भी काफ़ी ज़्यादा सेल होती हैं। इसके बाद कुछ जनरल आइटम्स होते हैं, जैसे आपके पैरासीटामॉल हो गया जो थोड़ा सेल होता है, और कौन सी कैटेगरी बिक गई, हाँ, बीपी एंड डायबिटिक के भी लोग परचेज करते हैं, लेकिन इसके बड़े सिलेक्टेड काउंटर्स मतलब कस्टमर्स होते हैं। जब आपके पास आने लगे तभी इनका परचेज करके लेके आइए। अदरवाइज जो एक्यूट जल्दी बिकने वाले, एक्यूट मतलब जो 5-7 दिन की थेरेपी चलती है उसमें जो यूज होने वाली मेडिसिन है उनको पहले आपको परचेज करके अपने शॉप के अंदर रखना चाहिए। तो मैंने इतना आपको वैरायटी बता दिया है, इतनी वैरायटी में फ्रेंड आप मेडिसिन ले लीजिए। और सर्जिकल आइटम भी चाहे तो थोड़ा बहुत सर्जिकल मतलब जो बीटाडीन टाइप जैसे होगा, सिप्लाडीन आता है उसको भी ले सकते हैं, उस तरह से कंपिटिटर जो आते हैं उसको ले सकते हैं। हाँ, इंजेक्शन में भी यही सब कैटेगरी चलेगा। एंटासिड काफ़ी ज़्यादा चलता है, जैसे पेंटाप्रोजोल का इंजेक्शन आ गया, राइट। और उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं एंटीबायोटिक्स को जो इंजेक्शन आते हैं, एमॉक्सिक्लेब का जैसे इंजेक्शन आ गया, और भी बहुत सारे जेनरिक के अंदर इंजेक्शन्स आते हैं फ्रेंड। जितनी भी इंजेक्शन की वैरायटी है वो सब जो है हॉस्पिटल्स के अंदर खूब चलते हैं। मतलब इवन अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी क्या होते हैं ना, वहाँ पे वो ब्रांडेड के साथ जेनरिक वाला खरीद के भी यूज करते हैं। क्योंकि मैंने हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया है, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल एंड रियल बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सारे के सारे जो उनके पास वहाँ मेडिसिन इंजेक्शन यूज होते हैं सारे के सारे जो है ब्रांडेड ही वो लोग सर्जरी में सब में यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन जेनरिक के अंदर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, तो वो लोग जेनरिक में भी यूज करते हैं। तो वहाँ पे आपका ये जो जेनरिक वाले इंजेक्शन हैं वो सप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेडिसिन की कैटेगरी। लगभग मैंने आपको सारी चीज़ें सेल, प्रॉफिट, मैंने टॉपिक को नोट किए हुए थे, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। हाँ, एक रैक काउंटर PC प्रिंटर मैंने बताया था। एक चीज़ बिलिंग सॉफ्टवेयर मैंने आपको नहीं बताया। बिलिंग सॉफ्टवेयर आपको कौन सा यूज करेंगे, एक आपको प्रिंटर लेना पड़ेगा। प्रिंटर आप डॉट मैट्रिक्स ले सकते हैं, और डॉट मैट्रिक्स खटर खटर करके आवाज़ करता है। इससे बेटर ये है कि लेज़र प्रिंटर जो शांति से निकालता है उसको भी ले सकते हैं। खर्चा लगभग दोनों का बराबर आता है। पहले डॉट मैट्रिक्स ज़्यादा चलता था, अब लेज़र चलता है। जब आप ये प्रिंटर खरीदेंगे, एक चीज़ का फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, जो लेज़र प्रिंटर होता है ना, आप किसी ऐसे एरिया में हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, तो लेज़र प्रिंटर, ज़्यादातर जो लेज़र प्रिंटर आते हैं वो इन्वर्टर पे वर्क नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। या फिर आप क्या करिएगा, इन्वर्टर थोड़ा हाई पावर का लगाइएगा। अगर अपने शॉप के अंदर इन्वर्टर लगा रहे हैं, मतलब उसका जो वाट होना चाहिए वो 1400 वाट वाला इन्वर्टर लगवाइएगा, तभी लेज़र प्रिंटर वर्क करेगा। अदरवाइज मेरा लेज़र प्रिंटर है वो काफ़ी हैवी है, लेकिन मेरे इन्वर्टर पे वर्क कर जाता है, अंडरस्टैंड। बट जो क्या बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स वाला प्रिंटर होता है वो बड़े आराम से काम करता है, इन्वर्टर पे भी और लाइट पे भी, राइट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आप अगर अपना इन्वर्टर का मतलब बड़ा इन्वर्टर लेंगे 1400 वाट का, 1200 वाट का, उस पर चल जाता है जो लेज़र प्रिंटर होता है। लेज़र प्रिंटर शोर नहीं करता है। सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करेंगे, सॉफ्टवेयर जनरली देखिए मार्क नंबर 1 सॉफ्टवेयर है। अगर मैं फार्मा इंडस्ट्री की बात करूं तो सॉफ्टवेयर हमेशा वही यूज करना चाहिए फ्रेंड जिसकी सर्विस आपके एरिया में सबसे अच्छी है। मार्क बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, बट उसके जो लोग हैं, जो उनका बंदा वहाँ पे है, जो रिप्रेजेंटेटिव है, वो अब बहुत अच्छा सर्विस नहीं दे रहा है। सर्विस इन द सेंस जो कोई बिगड़ जाए, कुछ खराब हो जाए, सॉफ्टवेयर बराबर रीडिंग नहीं दे रहा है, बराबर प्रिंट नहीं कर रहा है, प्रिंट का फॉर्मेट गड़बड़ हो गया है, कैलकुलेशन सही नहीं बताया, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। तो क्या होता है, अभी खैर कोविड की वजह से क्या सब लोग ऑनलाइन लेके ठीक कर देते हैं, लेकिन आप थोड़ा अपने नियर बाय में अगल बगल के होलसेलर से, मेडिकल स्टोर से पूछ लीजिए सर्विस कौन से, या वो लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। मार्ग है, ओम है, और सीबीओ है, और बहुत सारे मतलब सैकड़ों सॉफ्टवेयर है मैं बता रहा हूँ बिलिंग के। मार्क नंबर 1 है, सीबीओ भी काफ़ी अच्छा है, ओम भी काफ़ी अच्छा है, मार्केट के अंदर चलता है। लेकिन जिस एरिया में जो चलता है उसको यूज करना चाहिए, या मैं बोलूँ जिसकी सर्विस अच्छी हो। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे एरिया में कुछ सर्विस नहीं पता चल पा रहा है, कुछ भी मुझे पता नहीं चल पा रहा है, तो आंख बंद करके मार्क को ले लीजिए फिर, ठीक है। फिर मार्क सबसे अच्छा है, नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, उनकी फैसिलिटीज और जो डाटा देते हैं वो उनका काफ़ी अच्छा है, ठीक है।
तो आपका बिलिंग सॉफ्टवेयर भी हो गया फ्रेंड। तो लगभग मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया है। हाँ, एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताया इसमें थोड़ा सा, आप अपने मेडिसिन को सेल कहाँ करेंगे। शुरू में मैंने इसको बता दिया सेल कहाँ करेंगे। एक तो देखो आप ना स्मॉल टाउन के जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पे सेल कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के अंदर सेल कर सकते हैं। जो छोटे छोटे डॉक्टर्स होते हैं ना फ्रेंड, जो MBBS से नीचे BMS होते हैं या RMP डॉक्टर होते हैं, मतलब बिना डिग्री वाले रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनके पास जाके आप अपनी मेडिसिन को सेल कर सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा सेल करते हैं। मेन जो सेल होगा वो वही RMP डॉक्टर से, एज वेल एज आपका जो मेडिकल स्टोर वाला होगा, जो सेल्फ पुशिंग, जो थोड़े ग्रामीण एरिया में होंगे, स्मॉल टाउन में होंगे, वही लोग मेजर सेल करते हैं। ठीक है। हाँ, मैं आपको कैटेगरी में एक कैटेगरी बताना मिस हो गया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मल्टीविटामिन। ठीक है, मैं वहाँ बोलना भूल गया था। मैं जब मेडिसिन बता रहा था, मल्टीविटामिन की बहुत सारी वैरायटी रख लीजिए। मल्टीविटामिन जेनरिक का खूब चलता है, दबा के चलता है। मैं बताऊंगा लाइकोपिन कंटेनिंग मल्टीविटामिन सिरप भी एज वेल एज कैप्सूल भी, दोनों ही खूब चलता है। ठीक है, चलिए मैंने इस वीडियो के अंदर फ्रेंड जेनरिक मेडिसिन होलसेल ओपन करने के सारे पहलू को कवर किया है, और कैसे क्या आप काम करेंगे, कैसे आप बनाएंगे, सब कुछ मैंने कवर करने की कोशिश किया है, सब कुछ बताने की कोशिश किया है। प्रॉफिटेबिलिटी कितना खर्चा आएगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे फार्मा जॉबर्स के नाम से मेरा पेज है, वहाँ मुझे फॉलो करके आप मुझे डायरेक्ट वहाँ मैसेज कर देंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। या फिर आप बिल्कुल मुझसे बात करना चाहते हैं तो 250 रुपीज़ मेरा कंसल्टेशन फ़ी है फ़ोन कॉल के लिए। तो मुझे 250 रुपीज़ पे करके, जो मेरा ये मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे नीचे आ रहा है 9058623737, इस पे जो है आप मुझको पे करके यहाँ के थ्रू भी आप कंसल्टेशन कॉल बुक करिए। किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू आप पे कर सकते हैं, जैसे आपके फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया। यहाँ से आप पेमेंट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी नंबर पे मुझे जो है आप व्हाट्सअप कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस टाइम पे हम लोग फ़ोन पे बात कर लेंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। जो भी आपके डाउट्स रहेंगे उसको मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश किया है, 0 लेवल से टॉप लेवल तक की। ठीक है, चलिए अब हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ जाते जाते। जिन कंपनियों का आप माल लेंगे ना, अभी तो मैंने ये ब्रांडेड कंपनियां बताई हैं, इसके अलावा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और कुछ छोटी छोटी कंपनीज भी ले सकते हैं, और उनके साथ आप रेट बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस होगी। ये तब करिएगा जब आपके मार्केट के अंदर थोड़ी पकड़ हो जाएगी और आपके कहने से जो है मेडिकल स्टोर वाला माल ले लेगा, तब आप छोटी छोटी, बहुत सारी जेनरिक में छोटी छोटी कंपनीज है, उनका माल लीजिएगा, उनको पुश करिएगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ना बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बताना मैं भूल गया था उसमें, छोटी छोटी चीज, क्योंकि मैंने कोई चीज़ लिख के नहीं रखा बस नाम के अलावा ना, जिसकी वजह से समझ सकते हो आप। राइट, चलो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, चीज़ें फ्रेंड समझ में आई होंगी, और अच्छा लगा हो ना, बहुत दिल से वीडियो बनाता हूँ यार, अच्छा लगा हो ना, एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। ठीक है, चलिए बस इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।